तो कल हम लोग देखे थे जो संसदीय कार्यवाही के साधन जो प्रश्नकाल होता है यह 3 प्रकार का होता है। तारांकिक प्रश्न, अतारांकिक प्रश्न और अल्प सूचना के प्रश्न। तारांकिक और अतारांकिक कल देख लिए थे और अल्प सूचना के प्रश्न बच गया था तो देख लेते हैं आज। अल्प सूचना के प्रश्न जो अभिलंबनीय लोक महत्व से जो है संबंधित होता है और जिसके एक सामान्य प्रश्न हेतु विनिर्दिष्ट सूचना विधि से कम अवधि के भीतर पूछा जा सकता है, इसका भी उत्तर मौखिक दिया जाता है। मौखिक प्रश्न होता है और मौखिक उत्तर भी होता है। सार्वजनिक महत्व के विषय से संबंधित, ठीक है, कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है। शून्यकाल, यह भारतीय नवाचार है, ठीक है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद जो है 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटे को शून्यकाल कहलाता है, ठीक है। शून्यकाल में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के किसी मामले को उठा सकते हैं, यह अनौपचारिक साधन है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्रतिस्थापन, यह किसी अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श के दौरान पेश किया जाता है। कोई सदस्य किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में प्रतिस्थापन प्रस्ताव पेश करता है। आगे देख लेते हैं। विशेषाधिकार, जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाए गए प्रश्न यानी कि प्रस्ताव विशेषाधिकार प्रस्ताव कहा जाता है, ठीक है। आधे घंटे की बहस, लोक महत्व के ऐसे विषय जिनसे संबंधित प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया हो पर उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन या यथा सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को जो है बैठक के अंतिम आधे घंटे में की जा सकती है। राज्यसभा में ऐसी चर्चा किसी दिन जिसे सभापति नियत करे, सामान्यतः 5 बजे से 5:30 बजे यानी कि के मध्य की जा सकती है। इस पर जो है मतदान की आवश्यकता नहीं होती। इस चर्चा के लिए कम से कम 3 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक होती है। साधारण विधेयक, किसी भी सदन में प्रस्तुत दोनों सदनों को समान शक्तियाँ, किंतु संयुक्त बैठक के कारण राज्यसभा का प्रभाव कम होता है। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार और अस्वीकार विचार हेतु भेजना, वीटो का प्रयोग, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। विधेयक, धन विधेयक। तो धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश, ठीक है। राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है या संशोधन की सिफारिश कर सकती है, जिसे स्वीकार करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है, ठीक है। इसे स्वीकार करना, संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। राष्ट्रपति स्वीकार करते हैं परंतु पुनर्निर्वाचन हेतु नहीं लौटा सकते हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, ठीक है। वित्त विधेयक, अनुच्छेद जो है 117 में दिया गया है 1 में, ठीक है। केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा की साधारण विधेयक की भांति शक्तियाँ, संयुक्त बैठक हो सकती है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं, राष्ट्रपति अस्वीकार या स्वीकार कर पुनर्निर्वाचन हेतु लौटा सकता है। कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव नीतिगत कटौती, इसमें जो है मांग की राशि को कम कर 1 रुपये कर दी जाती है। यह नीति के प्रति सदन की असहमति को दर्शाता है। सदस्यों पर द्वारा वैकल्पिक जो है नीति को पेश किया जा सकता है। आर्थिक कटौती, मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक करना, प्रस्तावित व्यय से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की समीक्षा। सांकेतिक कटौती, मांग की राशि में 100 रुपये की सांकेतिक कटौती की जा सकती है यानी किया जाता है, ठीक है। अनियमित दिन वाले प्रस्ताव, जिस प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार जो है या अस्वीकार किया जा सकता है लेकिन उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए कोई समय नियत नहीं किया जाता, ठीक है। धन्यवाद प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3-4 दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा होती है। धन्यवाद प्रस्ताव पर जो है चर्चा होती है। अनुषंगी प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अनुदान, बजट के अतिरिक्त संसद द्वारा विशेष परिस्थिति में अन्य अनुदान भी दिए जाते हैं। अनुपूरक अनुदान,
अनुपूरक अनुदान सदन में दिए जा रहे तारांकित प्रश्नों के उत्तर अर्थात मौखिक रूप से दिए जा रहे उत्तर में यदि कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो उस स्पष्टीकरण के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें अनुपूरक प्रश्न कहा जाता है। ठीक है। अतिरिक्त अनुदान किसी नई सेवा के संबंध में अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता पड़ने पर यह अनुदान दिया जाता है। मतदान की आवश्यकता इसमें नहीं है। लेखा अनुदान या वोट ऑन अकाउंट यह वित्तीय वर्ष के एक भाग से लिए यानी कि वित्तीय वर्ष के एक भाग से जो है दिया जाता है, यानी कि यह वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए दिया जाता है। लोकसभा को यह शक्ति दी गई है कि जब तक बजट स्वीकृत नहीं हो जाता तब तक के लिए देश में जो है देश का प्रशासन चलाने के लिए वह सरकार को धन उपलब्ध कराए। लोकसभा इसे बिना चर्चा के पास कर देती है। विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकाला जाता है। यह संचित निधि से जो है व्यय के विनियोग के लिए सरकार को जो है कानूनी अधिकार देता है। इसे लोकसभा में पेश किया जाता है, यानी कि और राज्यसभा को इसमें संशोधन करने या स्वीकार करने की शक्ति नहीं है। उसे इस विधेयक पर सहमति देनी ही पड़ती है। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 के 1 में जो है भारत सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व ऋण अदायगी से प्राप्त धन संचित निधि में ही जमा किया जाता है। भारत सरकार के सभी व्यय समाप्त संचित निधि के माध्यम से होते हैं। संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकाला जाता है। संविधान द्वारा जो है यानी कि संविधान द्वारा घोषित संचित निधि पर भारतीय व्यय पर मतदान की आवश्यकता नहीं होती। भारत का लोक लेखा कोष यानी कि कोष निधि अनुच्छेद 266 के 2 में संचित निधि में शामिल राशियों के अलावा भी भारत सरकार को कुछ राशियां प्राप्त होती है, जैसे बैंक जमा राशि, बचतें, भविष्य निधि जमा राशि, संघ के क्रियाकलाप के संबंध में किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा प्राप्त राशियां आदि को जो है लोक लेखा में शामिल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है संसद की अब तक हुई संयुक्त बैठक यहाँ पे प्रथम बार जो है कब, तो 1961 में जो है दहेज प्रतिबंध विधेयक, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री से तत्कालीन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति थे। और द्वितीय जो है 1978 बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक और मोरारजी देसाई थे और प्रधानमंत्री और एन संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे। तृतीय 2002 में आतंक निवारण यानी कि अध्यादेश जो है अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और कौन, तो आर जो है नारायण ये राष्ट्रपति थे तत्कालीन। ठीक है। संसदीय समितियां एवं बजट मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधारों के आधार पर 1921 से संसदीय समितियां अस्तित्व में आई थी, जिन्हें निरंतर व्यापक रूप से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में इनमें भी समितियों का वर्णन मिलता है। संसदीय समितियां दो प्रकार के होते हैं। अस्थायी समिति, यह अस्थायी एवं नियमित समिति होती है जिसका गठन संसद के आधार यानी कि अधिनियम के उपबंधों अथवा लोकसभा के कार्य संचालन नियम के अनुसरण में किया जाता है। इनका कार्य अनवरत प्रकृति का होता है। इसमें निम्नलिखित समितियां होती है। वित्तीय समितियां में जो है लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति, ठीक है, पहला में वित्तीय समितियां में। दूसरा में जो है विशेषाधिकार, तीसरा में आचार समिति, चौथा में सरकारी आवास समिति, विभागीय समिति, कार्य सलाहकार समिति, निजी सदस्यों, विधेयक तथा संकल्पों के लिए समिति। दूसरा प्रकार जो है तदर्थ समितियां, अस्थायी भी कह सकते हैं। ये अस्थायी प्रकृति की होती है। इनका गठन किसी विशेष प्रयोजन या समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। प्रयोजन पूरा होते ही ऐसी समितियों का जो है अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह भी दो प्रकार की होती है। पहला जांच समितियां, दूसरा सलाहकार समितियां। जांच समितियों का गठन समय समय पर आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। इन्हें या तो दोनों सदनों द्वारा एक प्रस्ताव लाकर गठित किया जाता है या अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट विषयों पर जांच कर रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित किया जाता है। सलाहकार समितियों में विधेयकों पर चुनिंदा
या संयुक्त समितियां शामिल हैं, जिन्हें विशेष विधेयकों पर विचार करने और रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये समितियां अन्य तदर्थ समितियों से उतनी ही भिन्न है कि ये केवल विशेष विधेयक से ही संबंधित होती है। इनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, कार्य पद्धति के नियम को अध्यक्ष द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। अस्थायी समितियों द्वारा किए गए कार्य के आधार पर इन्हें श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय समितियां, इसके अंतर्गत लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति और सार्वजनिक उपकरण समिति शामिल है। लोक लेखा समिति यानी कि कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा में 15 सदस्य, राज्यसभा में 7 सदस्य। कार्यकाल 1 वर्ष। इसमें जो एक मंत्री कोई एक सदस्य नहीं हो सकता, यानी कि इसमें जो है कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इसमें कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता है। अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों में ही चयनित किया जाता है। 1967 से परंपरा चली आ रही है कि समिति का अध्यक्ष जो है विपक्षी दल से ही चुना जाता है। कार्यशक्तियाँ देख लेते हैं। इस समिति का मुख्य कार्य कैंग जो है CAG के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना है। कैंग के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात कैंग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखते हैं। यह सार्वजनिक व्यय में तकनीकी अनियमितता की जाँच करती है। साथ ही अपव्यय, क्षति, भ्रष्टाचार, अक्षमता आदि को भी यह समिति उजागर करती है। यह जो है जांच है कि राशि को उसी कार्य पर खर्च किया गया है जिसके लिए राशि ली गई है। प्रकलन समिति, यह संसदीय समिति में सर्वाधिक बड़ी समिति होती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं तथा सभी लोकसभा संबंधित होते हैं। कोई मंत्री सदस्य नहीं होता है। इसमें जो है अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल का अध्यक्ष बनाया जाता है। सत्ताधारी दल का अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल का सदस्य। ठीक है। कार्यशक्तियाँ यानी कि कार्य एवं शक्तियाँ इसका यह प्रशासन में जो है कार्य कुशलता और मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देती है। सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति जो है संस्थापना वर्ष 21 मई 1964। कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश। सदस्य जो है 22, लोकसभा 15 और राज्यसभा 7। सदस्यों का चुनाव जो है संसद द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से। कार्यकाल जो है की अवधि 1 वर्ष होता है। ठीक है। अध्यक्ष, समिति का अध्यक्ष केवल लोकसभा से ही चुना जाता है। कार्य, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों की रिपोर्ट और खातों की जाँच करती है। साथ ही सार्वजनिक उपकरणों की उपकरणों पर नियंत्रित और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना इसके कार्यों में शामिल है। सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी कि और उसके कार्य। सार्वजनिक उपक्रम समिति और उसके कार्य। PSU पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी इस समिति द्वारा ली जाती है। यानी कि समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के व्यवसाय की विश्वसनीयता की जांच करती है। यह सार्वजनिक उपक्रमों की दक्षता और स्वायत्तता की जांच करता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित उन कार्यों को करता है जो इसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिए जाते हैं। विशेषाधिकार समिति, संसद के सदनों के लिए अलग अलग विशेषाधिकार समिति होती है। विशेषाधिकार समिति जो है अस्थायी समिति है। लोकसभा में विशेषाधिकार समिति 15 सदस्य, राज्यसभा में विशेषाधिकार समिति 10 सदस्य। यह सदन एवं उसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन के मामले की जांच करती है तथा उपयुक्त कार्यवाही की अनुशंसा करती है। ठीक है। इसका कार्य जो है अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। आचार समिति, यह समिति सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करवाती है तथा दुराचार मामलों की जांच करती है। राज्यसभा आचार समिति का गठन 4 मार्च 1997 में हुआ, जबकि अस्थायी समिति का दर्जा 30 मई 1997 में दिया गया। सरकारी आश्वासन समिति, यह समिति इस बात की जाँच करती है कि मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वाचनों, प्रतिज्ञाओं का किस सीमा तक कार्यान्वयन किया गया है या कार्यान्वयन हुआ है। ठीक है। अधीनस्थ विधायक समिति इस समिति में 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा व राज्यसभा के अलग अलग होते हैं। यह समिति इस बात पर विचार करती है कि नियम, उपनियम, विनय
विनियम आदि के निर्माण में एक जो है संसद द्वारा कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व, एक दो या ठीक है, एक में जो है संसद द्वारा कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व, दूसरा में है संविधान द्वारा जो है प्रदत्त शक्तियों का समुचित प्रयोग हो रहा है या नहीं, इस गठन का जो है इसका गठन जो है 1953 में किया गया था। कार्य सलाहकार समिति। कार्य सलाहकार समिति संसद के दोनों सदनों के लिए अलग अलग कार्य सलाहकार समिति होती है। लोकसभा समिति में 15 सदस्य, राज्यसभा समिति में 10 सदस्य। लोक अध्यक्ष जो होता है लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के जो है राज्यसभापति। यह सदन के समक्ष सरकार द्वारा लाए गए विधायियों यानी कि विधायी या अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करती है। निजी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों के लिए समिति। यह लोकसभा की विशेष समिति होती है। यह राज्यसभा में ऐसी कोई समिति नहीं होती है। यह विधेयकों को वर्गीकरण करती है तथा निजी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक व संकल्पों पर चर्चा हेतु जो है समय निर्धारित करती है। बजट। बजट जो है यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय सर्वाधिक यानी कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 112 में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय यानी कि विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से आरंभ होकर 31 मार्च तक, ठीक है। बजट। बजट के अंतर्गत जो है निम्नलिखित विवरण शामिल किए जाते हैं। एक में जो है राजस्व एवं पूंजी अनुमानित प्राप्तियां, ठीक है, और दूसरा में वास्तविक प्राप्तियां एवं खर्च का विवरण। तीसरा में राजस्व बढ़ाने के उपाय व साधन। चौथा में खर्च का अनुमान। पांचवा में आने वाले साल के लिए आर्थिक एवं वित्तीय नीति और छठा में कर व्यवस्था एवं खर्च की योजना। बजट के संबंध में संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 112 के 1 में दिया गया है। राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जाएगी। संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के माध्यम से निकाला जाएगा। राष्ट्रपति की संस्तुति के बिना कर निर्धारण संबंधी विधेयक संसद में जो है पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। कर संबंधित विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। संसद की यानी कि संसद किसी कर में कमी या समाप्त जो है कर सकती है, किंतु उसे बढ़ा नहीं सकती है। प्राधिकृत विधि के सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रह नहीं किया जाएगा। बजट में 2 प्रकार के जो है व्यय शामिल होते हैं। भारत की संचित निधि, भारतीय व्यय। संसद में मतदान की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है भारत की संचित निधि से किए गए व्यय हेतु संसद में मतदान आवश्यक है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय अनुच्छेद 112 के 3 में दिया गया है। 3 के अनुसार निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होगा। राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते व पद संबंधित अन्य व्यय। राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते और पेंशन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन, ठीक है, न कि वेतन भत्ते। कैंग जो है के वेतन भत्ते व पेंशन। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन भत्ते व पेंशन। ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, किसी न्यायालय या मध्यस्थ यानी कि मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचायत की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियाँ। कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा, संसद द्वारा, विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया गया है। आगे देख लेते हैं 8वीं लोकसभा चुनाव। 543 सीटों पर चुनाव, ठीक है, हुए, जिसमें परिणाम जो है बीजेपी को 240 सीट मिला और 36% जो है 56.56% वोट प्राप्त की प्रतिशत आया, ठीक है। कांग्रेस का जो है 99% 99-30 यानी कि 99 को सीट आया और 21.19% वोट जो है लाया। समाजवादी पार्टी 37 सीट और 4.58%, ठीक है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 29 को सीट और 4.37%। और द्रविड़ मुनेत्र कॉन्ग्रेस जो है 22 सीट 1.
82%। तेलुगु देशम पार्टी जो 16 गो सीट और 1.98%। जनता दल यूनाइटेड जो है 12 सीट 1.25%। बीजेपी व उसके सहयोगी दलों को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए कहते हैं। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। संयुक्त प्रगतिशील यूपीए का नया रूप ही INDIA है, जिसकी स्थापना कांग्रेस व सहयोगी दलों ने 17 जुलाई जो है 2023 को की है। ये जो है यहाँ पे इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जो है इसका फुल फॉर्म है। अब देख लेते हैं 18वीं लोकसभा में जो है टॉप 5 सर्वाधिक मतों से विजेता जो है शंकर जो है लालवनी बीजेपी के जो है नेता। ये इंदौर जो है MP से जो है कितने वोट से, तो 10,08,077 वोट से अंतर में थे। ठीक है। और रकीबुल हुसैन कांग्रेस से थे धुबरी। ठीक है। ये जो है असम से जो है 9,50,926 वोट से अंतर में थे। शिवराज सिंह चौहान जो भाजपा के हैं, ये जो है विदिशा से MP से थे। ये जो है 8 लाख जो है 21,408 वोट से थे। ठीक है। आगे पीछे। ठीक है। और CR पाटिल भाजपा के नवासारी गुजरात से थे। ये जो है 7,73,551 वोट से थे। ठीक है। अंतिम शाह जो है अमित शाह, यानी कि अंतिम शाह बोला गया, अमित शाह भाजपा में थे गांधीनगर से गुजरात से जो है 7,44,716 वोट से अंतर में थे। ठीक है। नोटा रिकॉर्ड इंदौर जो है कुल वोट जो है 2.18 लाख, नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी से उत्तर प्रदेश से 1.5 लाख और राहुल गांधी जी को रायबरेली से उत्तर प्रदेश से जो है 3.9 लाख वोट। ठीक है। न्यूनतम 48 वोट से मुंबई जो है नॉर्थ वेस्ट से शिवसेना के रविंद्र दत्ताराम जीते। 18वीं लोकसभा में महिलाएं जीती 75 और जो है मैदान में 796 थी और 2019 में 78 जीती थी। ठीक है। 176 सीटों पर पुरुषों की तुलना में महिला ने ज़्यादा वोट दिया था। इन 176 सीट से जो है 62 भाजपा व 32 कांग्रेस ने जीती। बाकी सीटें अन्य दलों ने जीती है। ठीक है। चुनाव जो है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया गया। चरणों जो है 7 चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई व 1 जून को करवाया गया था। दिन जो है 44 दिन का चुनाव, और चुनाव का घोषणा जो है 16 मार्च जो है 2024 को, परिणाम घोषित 4 जून 2024 को, और रजिस्टर्ड वोट की संख्या जो है 96.86 करोड़ करीब था। पोलिंग बूथ संख्या जो है 10.5 लाख से ज़्यादा था। पहली बार वोटर्स जो है 1.82 करोड़ वोटर, यानी कि वोटर्स जो है करीब। ठीक है। 10 लाख से ज़्यादा उम्र के वोटर्स जो है 2 लाख से ज़्यादा। इलेक्ट्रॉनिक जो है वोटिंग मशीन जो है EVM 55 लाख से ज़्यादा। पहली बार 18वीं लोकसभा में बुजुर्ग दिव्यांग मतदाताओं को घर से वोट डालने की सुविधा दी गई। पुरुष वोटर्स जो है 49.7 करोड़, महिला वोटर्स 47.1 करोड़, ट्रांसजेंडर जो है वोटर्स 48,000। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा व मंत्रिपरिषद को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यानी कि की है। NDA द्वारा अपना नेता नरेंद्र मोदी को 6 जून 2024 को चुना है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 को शपथ ली है। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी जी को 71वें मंत्रियों को शपथ दिलाए हैं, 71 मंत्री को शपथ दिलाए हैं। और 71 मंत्रियों में जो है 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र राज्य मंत्री, 36 जो है राज्य मंत्री थे। 71 मंत्रियों में 7 पूर्व मुख्यमंत्री थे, 7 महिलाएं, 27 OBC से, 10 SC से, 5 अल्पसंख्यक मंत्री बने। यहाँ पर जो है शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के अतिथि शामिल हुए हैं जो निम्न है। नेपाल से प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भूटान से जो है प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे, बांग्लादेश से प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना, श्रीलंका से राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मॉरिशस से जो है प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, मालदीव से राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जो और सेशेल्स से जो है उपराष्ट्रपति अहमद अभिमा। सेशेल्स देश जो है हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों में से एक विशिष्ट राष्ट्र है।
पहली बार जो है शपथ ग्रहण समारोह में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी शामिल हुए। मंत्रिपरिषद में जीतन राम जो है यानी कि 79 वर्ष सर्वाधिक आयु के मंत्री बने, जबकि न्यूनतम आयु में के मंत्री यानी कि टीडीपी के समारोह में 36 वर्ष में जो बने। अब आगे देख लेते हैं। महाभारत यानी कि भारत का महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का जो है महान्यायवादी अनुच्छेद 76 से जो है यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जो कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह एवं परामर्श देते हैं। अनुच्छेद 76 के 2 के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप जो है के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको निर्देश करे या सौंपे। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद की व्यवस्था दी गई है। नियुक्ति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 यानी कि 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 76 के 1 में जो है के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को न्यायालय का जो है न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। ठीक है। कार्यकाल जो है अनुच्छेद 76 में जो है कि 4 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के परम यानी कि प्रशांत यानी ही अपने पद पर कार्यरत रहता है, यानी कि प्रशांत। ठीक है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते जो है महान्यायाधीश यानी कि महान्यायवादी के वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त यानी कि करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेंगे। उसे एक संसद सदस्य की तरह ही सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होगी। कार्य एवं शक्तियाँ यह संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल हो सकता है, बोल सकता है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सीमा न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। वह किसी भी न्यायिक कार्यवाही में भाग भी ले सकता है, यानी कि ले सकता है। महान्यायवादी की सहायता के लिए जो है सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है और सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर यानी कि सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। सॉलिसिटर जनरल भारत के कानूनी सलाहकार होते हैं, जो अन्य विधि अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। भारत के महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल, ये जो देख लेते हैं कार्य और नाम यानी कि कार्यकाल और नाम यानी कि कार्यकाल देख लेते हैं इनका। यानी कि भारत के महान्यायवादी जो है इनका देख लेते हैं। यहाँ पे नाम कार्यकाल दिया गया MC शीतलवार। प्रथम जो है ये 21/1/1950 से 1/3/1963 तक रहे। CK दत्तरी यानी कि ये 1963 से यानी कि CK दत्तरी जो है ये 1963 से 1968 तक रहे। नीरेन डे 1968 से 1977 तक रहे। MB गुप्ते 1977 से 1979 तक रहे। LN सिन्हा जो 1979 से 1983 तक रहे। K पारासन जो 1983 से 1989 तक रहे। और यहाँ पे जो है सोरावजी जो है छोटा सबसे कार्यकाल का 1989 से 1990 तक रहे। फिर G रामस्वामी 1990 से 1992 तक रहे। मिलन के बनर्जी 1992 से 1996 तक रहे। अशोक देसाई 1996 से 1998 तक रहे। सोरावजी 1998 से 2004 तक रहे। मिलन के बनर्जी 1904 से 2000 यानी कि यहाँ पर सोरावजी जो है 1998 से जो है 2004 तक और मिलन के बनर्जी 2004 से 2009 तक। गुलाम ई वाहनवती जो है 2009 से 2014 तक। मुकुल रोहतगी जो है 2014 से 2017 तक। के वेणुगोपाल जो है 3/6 जो है यानी कि 3/6/2017 से 30/9/2022 तक। R.K. टरम यानी कि R. वेंकटरमनी जो है वर्तमान में 1/10/2022 से लगातार अभी बने हुए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य अनुच्छेद 76 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की जो है नियुक्ति की जाती है। यह पूरे भारतीय न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रख सकता है, निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है, लेकिन सरकार के विरुद्ध सुनवाई नहीं कर सकता। इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्त किए जाते हैं, जो न्यायिक सलाहकार होते हैं। राज्य सरकारों को जो है विधि सहायता या परामर्श देने के लिए अनुच्छेद 165 में जो है महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी मामलों में सलाह दी एवं परामर्श देता है। वह जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। भारत नियंत्रक महालेख परीक्षक CAG अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेख परीक्षक। अनुच्छेद 149 जो है यानी कि नियंत्रक महालेख परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 जो है यहाँ पे संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 151 सम परीक्षा प्रतिवेदन राष्ट्रपति और राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 148 में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था जो है की गई है। संक्षेप में इसे महालेखा परीक्षक कहा जाता है। भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यकाल की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई है। ठीक है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखापाल परीक्षक के लेखा परीक्षक विभाग जो का अध्यक्ष होता है। यह भारतीय वित्त का संरक्षक एवं रखवाला है। यह लोकहित या का जो है संरक्षक होने के साथ साथ देश के संपूर्ण वित्त व्यवस्था का नियंत्रक भी है। वह भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का मुखिया भी होता है। उसके दायित्व विधि जो है या विनियामक औचित्य लेखा शिक्षण दक्षता सह निष्पादन लेखा परीक्षण व व्यवस्था लेख परीक्षण के रूप में इसके अंकेक्षण की जो है प्राकृतिक अर्ध न्यायिक भी मानी जाती है। यह संघ एवं राज्यों के संपूर्ण वित्त पर जो है नियंत्रण रखता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने उसे संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा है। यह वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान एवं संसद के कानून की अक्षुण्ण बनाए रखता है। ठीक है। नोट में जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लोक धन के जो है व्यय की निगरानी के लिए प्रहरी यानी कि वॉच डॉग और लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमिटी यानी कि का मित्र एवं मार्गदर्शक और लोक विधि का अभिभावक कहते हैं। नियुक्ति जो है अनुच्छेद जो है 148 के 1 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखापाल परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाएगी। नोट में वर्तमान में जून 2023 में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखापाल हैं। महालेखाभिपालक यानी कि महालेखा परीक्षक है। हटाना अनुच्छेद 147 के 1 में कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। कार्यकाल जो है इसका 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक की आयु जो भी पहले से होता है। त्यागपत्र CAG अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है। अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुच्छेद 151 के अंतर्गत केंद्र सरकार का लेख परीक्षक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को और राज्यों को प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपती है। राष्ट्रपति यह प्रतिवेदन संसद के समक्ष और राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है। नोट, वह अपने पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करता है। अनुच्छेद 147 के 4 में दिया गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। वह भारत के जो है संचित निधि, राज्यों की संचित निधि और संघ राज्य क्षेत्रों की संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से संबंधित सभी व्ययों का लेख परीक्षक करेगा। वह दूसरा में जो वह संघ और राज्यों के लेखों की जो है आय व्यय की जो है संपरीक्षा करेगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इस राजस्व का निर्धारण, संग्रह और आवंटन उचित प्रक्रिया और नियमानुसार किया गया है। वह प्रत्येक खर्च की वित्तीय आलोचना करता है और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उस पर उचित कार्यवाही की अनुशंसा करता है। अनुच्छेद 151 के अंतर्गत वह अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन राष्ट्रपति और राज्य के जो है मामले में राज्यपाल को सौंपता है। अनुच्छेद 151 के 1 में जो है
के अनुसार यानी कि 151 के 1 के अनुसार वह यानी कि 151 के अनुसार जो है केंद्र सरकार के लेखों के संबंध में अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के निम्नलिखित 3 लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखा पर और लेखों पर, विनियोग लेखों पर, दूसरा में वित्त लेखों पर यानी कि वित्त लेखों पर, और तीसरा में जो है लोक उपक्रमों पर। राष्ट्रपति इन रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखते हैं। संसद इस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को सौंप देती है। यह समिति इन रिपोर्ट की जांच करती है। अनुच्छेद 151 के 2 में जो है के अनुसार राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को जो है राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इस प्रकार हुए हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यकाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यहाँ पे कार्यकाल दिया गया है। वी नरहरि राव 1948 से 1954, ए के चंद्र जो है 1954 से 1960, ए के राय जो है 1960 से 1966, एस रंगनाथ जो है 1966 से 1972, ए बख्शी जो है 1972 से 1978, ज्ञान प्रकाश जो है 1978 से 1984, टी एन चतुर्वेदी 1984 से 1990, सी एम सोमैया जो है 1990 से 1996, बी के सुंगलू जो है 1996 से 2002, बी एन कौल जो है 2002 से 2008, विनोद राय जो है 2008 से 2013, सतीकांत शर्मा 2013 से 2017, राजीव महिष जो है 2017 से 7 यानी कि 2017 से 7 2000 जो है 20, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है 8 2020 से निरंतर अभी तक हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।